कि जिंदगी में की बात याद रखें कि जितने भी एडिक्शंस होती हैं, एडिक्शन इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस वो एज होती है जो हाइपर सजेस्टेड होती है। उस एज में आप बच्चे को हीरो भी बना सकते हैं और बच्चे को जीरो भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 100 से ज्यादा डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं और 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे ये स्किल्स हासिल कर रहे हैं। IT है, डिफरेंट ब्रांड्स जिनको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट लर्निंग्स के लिए आते हैं। और हमारे इस शो का पर्पस है कि हम आप तक एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें और साथ साथ आपको अवेयर कर सकें। आज का हमारा शो बहुत ही मुनफरिद है और बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से कि बच्चों की मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे नजरसानी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर रफीक डार को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। डॉक्टर साहब का मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूं तो सर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ NLP प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और प्लस न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी पे भी सर का बहुत ज्यादा काम है। जैसे जैसे हम सर से बात करेंगे आप लोगों को आइडिया होगा कि वो सेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सर से बात करेंगे बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नो इशू, प्लेयर। सर हम बात करना चाह रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से। हमारे यहाँ डिफरेंट स्टिग्मास हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि बच्चों की ज़हनी हालत को किस तरह से समझें और उस पर किस तरह से काम करें। इवन हमारे जो टीचर्स हैं वो भी इस चीज को समझ नहीं पाते। तो आपकी क्या राय है, बच्चों की मेंटल हेल्थ को समझना कितना जरूरी है हमारे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आपने कहा कि बच्चों की मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है उसी बच्चे ने एक अडल्ट बनना होता है, ठीक है। और जितनी भी साइकोलॉजी में थ्योरीज हैं इस बात पे फोकस करती हैं कि जो चीज़ें आप बच्चों को देते हैं वो अडल्टहुड में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसलिए बच्चों के लेवल पे जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे रेगुलेट करना है, किस कल्चर में रेगुलेट करना है, ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को मिस करेंगे, बच्चों की मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको इनकी जो अडल्ट लाइफ है उसमें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन डिफरेंट वेज। सर कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बच्चों की साइकोलॉजी के लिए या बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है? जी, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। जिसमें आप पेरेंटिंग की बात कर लें कि पेरेंटिंग बहुत इफेक्ट करती है बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर। उसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्ट करती है कि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। उसके साथ बच्चों की जो एक्टिविटीज होती हैं, फिर बच्चों का जो लाइफ स्पैन है वो किस एज के बच्चे हैं, उनके साथ किस तरह की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है। फिर बच्चों की न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी मेंटल हेल्थ का बहुत न्यूट्रिशन के साथ बहुत लिंक है कि वो किस तरह की चीज़ें खाते हैं, रूटीन में क्या खा रहे हैं, तो वो बहुत इफेक्ट करता है। तो इस तरह बहुत से और फैक्टर भी हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सर सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे की ग्रोथ के लिए, हम न्यूट्रिशन की तरफ चाहते हैं कि हम नशोनुमा के लिए बच्चों को कोशिश करते हैं सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा खिलाएं, लेकिन आजकल हमारे बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड पे हैं। तो हम किस तरह से बच्चों की स्टार्ट से ही न्यूट्रिशन को अगर बेहतर रखें जो उनकी साइकोलॉजी पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से कि बच्चों की न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज रेंज में है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एज ग्रुप वाइज। सर बच्चा फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू एटलीस्ट 6 मंथ बच्चे की कोई न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए सिवाय मदर फीडिंग। इसके अलावा उसकी कोई, इवन अगर आप 6 माह से पहले बच्चे को पानी भी देते हैं तो ये भी उसकी मेंटल हेल्थ के लिए लीथल है। बहुत से डिसऑर्डर इवन एसोसिएटेड होते हैं कि अगर आप बच्चों को 6 माह से पहले ही पानी देना शुरू कर देते हैं। इवन समटाइम हमारी जो मदर्स हैं वो बड़ा प्राउड फील कर रही होती है कि बच्चा जी हमारा जो अभी 2 माह का कोक पी रहा है,
ठीक है, लेकिन वो बहुत बहुत लीथल हो सकता है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर पानी ज्यादा पीने से हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। हाँ, अगर डॉक्टर समझता है कि बच्चा किसी बीमारी में या किसी इंफेक्शन में या कोई डिहाइड्रेशन है तो पानी दे सकता है, अदरवाइज वहां तक 6 माह तक आप बच्चे को कुछ भी ना दें, जस्ट कि आप उसको मदर फीड के अलावा। और इससे आगे जाते हैं, जाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट जाहिर है मेंटल हेल्थ में ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो ब्रेन ज्यादातर प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो आपके जो बच्चे का जैसे ही ब्रेन ग्रो कर रहा होता है तो आपको ऐसी फूड देनी चाहिए जिसमें लिपिड्स हों, जिसमें प्रोटीन्स हों, और स्पेशली आप डेयरी प्रोडक्ट बच्चों को दें, हाँ, ताकि उनका जो ब्रेन है वो डेवलप हो। और जैसे जैसे बच्चा आगे ग्रो कर रहा है तो सर्टन ये पैटर्न देखने को मिला है कि बच्चा बड़ा सिलेक्टिव ईटर हो जाता है, कि ये नहीं कि एक स्पेसिफिक चीज खाना शुरू कर देते। तो स्पेसिफिक चीज चाहे वो बड़ी एक्सपेंसिव खा रहा है, उसका नुकसान हो सकता है। लाइक समटाइम हम बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि जी हमारा बच्चा तो रोज ही पिज्जा खाता है, रोज ही बर्गर खाता है। आप प्राउड फील जरूर ठीक है, आप कर रहे हैं कि आप बड़ी एक्सपेंसिव चीज बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो चीपर होती हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उनका देना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैं पेरेंट्स को ये कहूंगा कि आप जैसे ही बच्चा आपका ग्रो करता है, कोई 1 ईयर के बाद जाता है, जैसे आप उसको सॉलिड फूड की तरफ आते हैं, कोशिश करें कि बच्चे को एक वैरायटी ऑफ फूड्स देने की कोशिश करें। उसके 2 फायदे, एक तो बायोलॉजिकल उसका फायदा होता है कि आप बायोलॉजिकल आपका जो सिस्टम है वो ग्रो करता है उसमें, क्योंकि आपकी बॉडी को डिफरेंट चीजों की जरूरत है, ना कि सिर्फ एक चीज की जरूरत है। क्योंकि आप जैसे ही ग्रोइंग एज आपकी जा रही है तो आपको हर चीज की जरूरत है, यानी कि आपको विटामिन की भी जरूरत है, आपको मिनरल्स की भी जरूरत है, आपको प्रोटीन्स की भी जरूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। ये सारी चीजें जब आप कैटर करते हैं तो आप एक बैलेंस वे में बच्चा आपका ग्रो करता है। बट इफ योर चाइल्ड इज सेलेक्टिव या पिकी ईटर, उसे हम कहते हैं टेक्निकली, कि वो एक ही चीज को पिक करता है, वो चाहे बहुत एक्सपेंसिव चीज आप खिला रहे हैं तो उससे ये होगा कि एक एरिया आपका ब्रेन का बहुत ग्रो करेगा, वो भी लीथल है, और बाकी एरिया भी कंप्रोमाइज होंगे, वो भी लीथल है। तो ओवरऑल बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है और फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। कि फर्ज करें अगर आप बाकी चीजें खा रहे हैं, सिर्फ विटामिन डी की तरफ या कैल्शियम की तरफ नहीं आ रहे, तो बच्चे की बोन्स वीक हो सकती हैं, बच्चा जो है वो उसको मसल का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि प्रोटीन्स कम है। तो इस तरह यू हैव टू कीप अ बैलेंस फॉर इन द न्यूट्रिशन। और मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बच्चे को, क्योंकि जैसे ही वो एडल्ट एज में जाएगा ये सारी चीजें उसको इफेक्ट कर रही होती हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि हमारी पेरेंटिंग कितना रोल प्ले करती है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को बच्चे का ही आइडिया नहीं होता हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमने एक चीज उसको दे दी है, वो खा रहा है, वो खा लेगा, वो ये कर लेगा, वो मतलब हमने पूरा एक पैटर्न बनाया है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो हमारे जो बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स का कितना रोल है, वो उनकी अपब्रिंगिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से आप हमारे पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि किस तरह से अपने बच्चों की स्टार्टअप को लेकर चलें? अगेन मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि आपकी जो बच्चों के साथ लिंक है वो भी एज टू एज वेरी करता है जी। स्टडीज ये कहती हैं कि आप बच्चे को 7 साल तक बहुत उसके करीब रहे, उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इग्नोर करना, यानी ऐसे नहीं कि आप एक एक्टिविटी बहुत एक्सपेंसिव चीजें ला के दे दें बच्चों को भी ये खेलें, नो, इसकी भी अपनी वैल्यू है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि आप बच्चे के साथ इन टच कितना रहते हैं, आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कितना करते हैं, ठीक है, क्या आपका बच्चे के साथ स्टाइल कौन सा है। जो 7 साल तक बच्चे का आपके साथ स्टाइल होना चाहिए, बड़ा पैसिव होना चाहिए, बहुत पोलाइट होना चाहिए, लव के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस एज के अंदर आप बच्चे को जो भी इनकलकेट करते हैं, क्योंकि बच्चे का इस एज में क्रिटिकल माइंड डेवलप नहीं होता, और वो ऐसे ही होता है कि जैसे एक वाइट पेज है, बच्चा एक वाइट पेज है, आप उसके ऊपर जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि वो आगे से बच्चा नो नहीं करता, आप 2, 4, 5, 6 ईयर तक उसमें नो नहीं आता, क्योंकि उसका भी क्रिटिकल माइंड डेवलप नहीं हुआ, उसका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड है। और मैं यहां पे एक और बात बताता चलूं कि इस उम्र में बच्चों के साथ आप उनको एडवाइस करने की बजाय
आप जो चाहते हैं कि बच्चा हमारा ये काम करे, आप खुद वो करो। ओके। क्योंकि इस एज में मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिटिकल माइंड नहीं होता, बच्चे का ज्यादा माइंड सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड बिहेवियर्स को ज्यादा कैच करता है रेदर देन वर्ड्स। फर्ज करें अगर आप एक बच्चे को कहेंगे ना कि बच्चे आपने ये, जिस तरह अक्सर होता है ना कि बच्चा गया है कि फ्रिज से एक बोतल निकाली है, वो छोटी एज का है, वो ऐसे बोतल को मुंह को लगा रहा है, तो आप उसको जब मना करेंगे ना, नहीं बेटा आपने ऐसे पानी नहीं पीना, वो पिएगा। लेकिन वो कब मना हो सकता है? जब आप नहीं पिएंगे। क्योंकि अगर आपने फर्ज करें बोतल खोली और आपने इस कप में डाला या पानी गिलास में डाल के आप पी रहे हैं, तो बच्चा भी ऐसे करेगा। देखो बच्चे का उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स को सुनता ही नहीं है, वो बिहेवियर को ज्यादा प्रेफर करता है। कि आप जो बच्चे से करवाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि बच्चा ऐसे काम करे, आप खुद वैसे करो। अगर आप कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल फोन से मना कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज वो आपको देखता है तो फिर यूज करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल फोन यूज ना करे, आप ऑफिस से आए, आप मोबाइल को साइड पे रखें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ आप खेलें, उनके साथ गेम करें, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी करें। तो ये आपका स्टाइल होना चाहिए 7 साल की उम्र तक। 7 साल से जैसे बच्चा जाता है, आप उसको क्रिटिकली थिंकिंग की तरफ लेके आए, उसको रैशनलाइज करें चीजों को, क्योंकि उसका उस टाइम क्रिटिकल माइंड जो है वो डेवलप हो रहा हो, और आप उससे इस तरह की एक्टिविटीज करवाएं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो। आप उसको कहीं गेम में लगा सकते हैं, वो गेम चाहे कंप्यूटर गेम भी हो सकती है। हाँ, यहां पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लाइक नहीं हम बच्चों को मोबाइल ना दें, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन यस कि आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। लाइक साइंस ये कहती है कि अप टू 2 इयर्स बच्चे को मोबाइल बिल्कुल डिस्करेज करें, ठीक है। लेकिन 2 से 7 तक आपका बच्चा जो है वो कोई 1 से 2 घंटे पर 24 आवर मोबाइल यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं। क्योंकि अगर आप बच्चे को एक हाईली इंटेलेक्चुअल देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप उसकी क्रिटिकल थिंकिंग या उसका जो माइंड वर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको इस तरह के गैजेट्स दें आप। लेकिन जाहिर है आप एक लिमिट में रखें जी। अगर इस एज में आप फर्ज करें सिर्फ मोबाइल, अगर बच्चा आपका मोबाइल 8 घंटे यूज कर रहा है ना, इसका नुकसान क्या होता है? बहुत से लोग आपको नुकसान बताते हैं, लेकिन होता क्या वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल होता ये कि जब आप छोटी एज में होते हैं ना, आप जब मुसलसल एक काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका ब्रेन का एक एरिया ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है, उस एरिया में तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं। बाकी ब्रेन एरियाज होते हैं वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। जब वो साइलेंट मोड में जाते हैं, फर्ज करें एक बच्चा है वो जो बहुत मोबाइल यूज करता है, वो उधर बैठा हुआ ना, तो अगर उसकी माँ पीछे से उसको बुला रही है तो वो इनअटेंटिव है, क्योंकि उसके जो सुनने का ब्रेन एरिया वो डेवलप ही नहीं हुआ। उसका ब्रेन एरिया देखने वाला या वो एक्टिविटी करने वाला ज्यादा ग्रो कर गया, उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे मोबाइल या ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो अग्रेसिव है, क्योंकि जब वो उसमें फोकस होते हैं तो आप उनको बुलाते हैं तो वो अग्रेशन शो करते हैं और इनअटेंटिव हो जाते हैं। दूसरी उनकी सेंसेस वीक हो जाती। तो इसी तरह आप उसको लिमिट में लेके चलें। हाँ, 2 साल जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चा बिल्कुल छोटा, उसको राइम्स लगा दिए, सारा दिन वो टीवी पे राइम्स देखता रहे और मदर अपने काम करती रहती हैं। हमारे यहाँ इस तरह से हो रहा है, तो इसीलिए बच्चे फिर बचपन में ये भी वो 2 से 3 साल की उम्र में वो ऑल द टाइम मोबाइल लेकर, और वो इधर उधर उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होती खराब, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल सही रहती है, और बाकी चीजें उनकी इनएक्टिव होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, बाकी एरियाज उनके, क्योंकि देखिए जो ब्रेन है ना, इसमें हर काम का डिफरेंट एरिया होता है जी। अगर आप स्टार्ट में, जाहिर है जब आप बड़े हो जाते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जब आप स्टार्ट में होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चे का ब्रेन बिल्कुल वाइट पेज की तरह होता है, तो आप एक ब्रेन एरिया को ज्यादा यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं माइंड मैप। उसका मैप ग्रो करना शुरू हो जाता है उस फंक्शन के लिए, बाकी ब्रेन एरिया काम नहीं करता, तो उस फंक्शन के लिए बच्चा डेफिशिएंट हो जाता है। और इसी तरह इससे कई इवन डिसऑर्डर तक भी डेवलप हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा 2 साल से पहले ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, देयर आर चांसेस कि उसको ADHD हो सकता है, उसको ऑटिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं।
तो इस तरह बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस एज में मोबाइल यूज बहुत बहुत लिमिटेड होना चाहिए जी। टाइम ड्यूरेशन फिक्स रखना चाहिए, और बिल्कुल स्टार्ट में जिस तरह आपने कहा कि 1 to 2 ईयर की एज में हमने नहीं, बिल्कुल आप डिस्कस करें, नो सेल फोन अप टू 2 years, फ्रॉम 2 to 7, 1 to 2 hours per 24 hour, एंड आफ्टर 7 फिर बच्चे की नीड है, अगर स्कूलिंग में जा रहा है, उसकी ऑनलाइन कोई क्लास है तो उसको, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस किया जाए। 12 साल तक थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ता है, 3-4 आवर्स हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर 12 ईयर आप थोड़ा सा इसको और भी ज्यादा यूज कर सकते क्योंकि सर हम दे देते हैं, हम फॉलो अप भी नहीं रखते बच्चा कर क्या रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहा है, बस मोबाइल दे दिया, दैट्स इट। सर इसमें आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात और की, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज्यादा आ जाता है पेरेंट्स का, बच्चों के साथ एक गैप बहुत ज्यादा आ जाता है कम्युनिकेशन का। वो क्यों होता है और इसको हम ओवरकम फिर कैसे कर सकते हैं अगर पेरेंट्स का एक गैप आ जाता है? देखिए, आजकल जिस तरह मॉडर्न एक दौर है, 21st सेंचुरी में हम बैठे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिस तरह जॉब स्ट्रेस है, जिस तरह फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घर के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो बिकॉज यू आर सो ऑक्युपाइड। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आप बच्चे को बिल्कुल छोड़ देते हैं लहदा, वो अपनी मर्जी करता है, ठीक है। जब आप बच्चे को छोटी एज में छोड़ते हैं तो क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, जिस साइड पे आप लगाते हैं उसी साइड पे चल पड़ता है। इसको ओवरकम जाहिर है कैसे किया जाए कि कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाएं पेरेंट्स को, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फर्ज करें अगर आपने इस एज में केयर ना की बच्चों की, तो आपने इनकी बुक के ऊपर आपने अच्छी चीजें ना लिखी, तो ये जैसे एडल्ट में जाएंगे या एडोलेसेंस में जाएंगे तो आपको तंग करेंगे। दे विल बी पैसिव, जो चीजें उन्होंने उस एज में सीखी हैं उनमें एडिक्शन प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं। नुकसान किसका? पेरेंट्स का। अगर आप स्टार्ट में उनको देखें, एक ह्यूमन नेचर है, हम जब कोई बुरा काम करते हैं ना, तो बुरा काम ना करने की वजह पता क्या होती है? कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप उनके कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करते हैं तो आप बुरा काम छोड़ देते हैं। फर्ज करें आप चोरी करने जाते हैं ना, तो आप जब सोचते हैं यार मैं पकड़ा जाऊंगा, तो फिर आप वापस आते हैं, फिर नहीं करते। तो हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को कॉन्सिक्वेंसेस आप शेयर करेंगे तो फिर पेरेंट्स ख्याल करेंगे। होता है ना कि बच्चे में जब प्रॉब्लम आना शुरू होता है तो फिर उसका ख्याल करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको फिर तकलीफ होती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में शुरू में आसानियां पैदा करते हैं, क्या बच्चे को मोबाइल दे दिया, अपना काम करते रहे, ये आपके लिए है तो आसानी अभी, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको बहुत बुरा होगा और बाद में आपकी हो सकता है थ्रू आउट लाइफ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आप शुरू में थोड़ा सा पेशेंस रखें, शुरू में टाइम दे दें, तो ये आपके लिए फायदा। सर यहाँ एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे पेरेंट्स जो हैं, बच्चे हैं 2 से 3 हैं, ठीक है, सिबलिंग्स के दरमियान उनकी प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होती, या हमारे पेरेंट्स फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं। वो बच्चे की साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरे, और ज्यादा कोई गैप भी नहीं है उनके दरमियान, लेकिन हम टाइम एक को दे रहे हैं, बाकी दोनों बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, तो वो उनकी साइकोलॉजी पे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं? जी बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। जब आप देखें ये जो लफ्ज है ना इग्नोर, ये बच्चों को छोड़े बड़ों को बड़ा इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो बच्चे तो जाहिर ले रहे होते, बड़ों को भी ये इफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ बड़ी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, आप एक बैलेंस रख के चलें, ठीक है, और बिल्कुल किसी को अगर क्रिटिसाइज करना है किसी बच्चे को, तो उसको आप सेपरेट क्रिटिसाइज करें, ताकि उस क्रिटिसिज्म का इफेक्ट दूसरे सिबलिंग की मौजूदगी में उसको ज्यादा ना फील, ठीक है। अगर आप उसको कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो आप उसको सेपरेट करें, हाँ, उसको इनकरेज करना चाहते हैं तो सबके सामने करें, फिर उसमें एक और एनर्जी आएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, इफ यू वांट टू डिस्करेज देम इन सेपरेट, एंड इफ यू वांट टू इनकरेज इन द ग्रुप। तो आप जब ग्रुप में इनकरेज करेंगे उसकी एनर्जी और बूस्ट होगी, वो और अच्छा काम करेगा, और दूसरे सिबलिंग के ऊपर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपकी अप्रोच ऐसे होनी चाहिए। और सर लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कूलिंग के हवाले से, कि हम बच्चों को समटाइम्स हम कहते हैं 4 से 5 साल की उम्र में हम बच्चे को स्कूल भेज देंगे, या उससे पहले घर में पढ़ाते हैं, उसकी नफ्सियात माँ समझ ले, पेरेंट्स समझ ले, उसके बाद हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे, लेकिन अगर एडजस्ट नहीं हुआ हम और टाइम ले लेंगे।
तो स्कूलिंग की कौन सी ऐसी परफेक्ट एज होनी चाहिए जब हम बच्चों को स्कूलिंग की तरफ जो है वो? देखें, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा डायलमा है। हम तो बच्चा भी पैदा नहीं होता तो हम उसकी बुकिंग पहले स्कूल में करवा लेते हैं कि जी वो स्कूलों वालों ने भी एक बहुत ही एक फैंसी सी सिचुएशन क्रिएट की हुई है। तो इसमें पेरेंट्स को मैं बहुत एक साइंटिफिक इनपुट देना चाहूंगा। जितने भी पेरेंट्स इस चीज को सुन रहे हैं, प्लीज 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 आप बिल्कुल पेशेंस में रहें, कोई हरी नहीं है। इवन यू कैन वेट 4 साल तक, आप 4.5 साल तक, 5 साल तक इवन आप बच्चे को घर में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप दुनिया के बड़े बड़े जो सिस्टम है, जहां पे एजुकेशन सिस्टम, आपको पता है कि सब दुनिया में सबसे जो बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है वो फिनलैंड का। आप जरा गूगल तो करके देखेंगे फिनलैंड में बच्चे किस एज में स्कूल जाते हैं। 7 ईयर की एज में बच्चा स्कूल में एंटर होता है, एट द एज ऑफ 7 ईयर। और इसकी मैं एक हमारे कल्चर में आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं। देखें, अगर आप बच्चे को 1 साल में भी स्कूल भेज देंगे ना, जब बच्चे की मशीनरी लर्निंग के लिए तैयार नहीं होगी तो उसको फायदा नहीं होगा स्कूलिंग से। बच्चे की जो मशीनरी लर्निंग के लिए तैयार होती है वो +5 ईयर होती है स्टार्ट। आप उससे पहले कुछ भी देंगे, बच्चा बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, उसका फायदा नहीं, बल्कि आप उसको खराब करेंगे, उसको बर्डनाइज करेंगे। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी आय से कोई 20 साल पहले कोई बंदा पढ़ा हुआ तो उससे आप पूछें कि आपने इंग्लिश कब सीखी थी, उसने 6th क्लास में इंग्लिश स्टार्ट की थी। लेकिन जब वो मैट्रिकुलेट हुआ या ओ लेवल किया, A-लेवल किया, उसकी इंग्लिश वैसी है जिस तरह आज हमारे लोगों की। इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि जब भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती हैं तब आप बच्चे को लर्न करवाएंगे तो लर्न करेगा। पहले डालने से उसको स्कूल में डालने से उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप जैसे ही बच्चे को लेट डालेंगे, मैं आपको एक और स्टडी बताता हूं। हमारे कल्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो है ना वो स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब ये ना कहें कि उनमें कोई इंटेलेक्ट नहीं है। अगर आप एक सर्वे कर लें, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का आप सर्वे कर लें, अब देखें हमारे यहाँ ज्यादा इंटेलेक्ट तो वही समझा जाता है ना जिसने CSS का एग्जाम पास किया। बिल्कुल। आप एक सर्वे कर लें, आपको CSS ऑफिसर ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल से ग्रेजुएट्स मिलेंगे, उधर से पढ़े हुए मिले। वहां पे हमारे जो बड़े बड़े महंगे स्कूल्स हैं उनका कोई बच्चा आपको नजर ही नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये आप रिसर्च आप जाके देख लें, कोई ऐसा इशू नहीं। आप देख लें जाके, आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, उनसे पूछें आपकी स्कूलिंग कहां से थी, कहेंगे जी मैं टाट स्कूल से पढ़ा हूं। और हमारे पेरेंट्स आजकल से कंपटीशन है, अगर उसका बच्चा इस स्कूल में जा रहा है मैं इसे और अच्छे स्कूल में भेजूंगी, यानी आप बच्चे को शुरू से ही कंपटीशन में डाल देते हैं और उनके माइंड पे भी ऐसा वो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो आप इस हवाले से चल रहे, जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे स्कूल में भेजेंगे तो आपका बच्चा आइंस्टाइन बनेगा। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। आप इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट को देख लें, वो किस तरह के स्कूल में पढ़े थे। बिल्कुल, हाँ। तो ये एक आप इसको जरा तसल्ली रखें, ऐसी कोई बात नहीं। आप बच्चों को बड़े तसल्ली से आप स्कूल में भेजें, ठीक है। मैं चाहता हूं जो पर्सन, ठीक है, आप 7 ईयर तक ना जाएं, क्योंकि आपने अपने कल्चर को भी देखना है कि बच्चों में कहीं सेल्फ एस्टीम लो ना हो कि जब वो 7 साल में जाएं तो वो नर्सरी में जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगे। अब थोड़ा सा कम कर लें, आप लाइक 4.5 में आप भेज दें बच्चों को स्कूल, 5 की एज में भेज दें। दिस इज वेरी कंफर्टेबल एज। जो कोर्स सिलेबस है वो इतना डिफिकल्ट है, नर्सरी से ही बच्चों को वो चीजें इतना स्टार्टअप कर देते हैं कि बच्चों पे भी प्रेशर डालना शुरू हो जाता है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। बिल्कुल, आप घर में अप टू द एज ऑफ 5 ईयर आप घर में उसको टॉयज दें, वो टॉयज से सीखे, ना कि वो अभी उसको ABC सीखना शुरू करें। तो कोई इशू नहीं, ABC आप 6th क्लास से भी स्टार्ट की, जिन लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, दिस इज नॉट एन इशू, क्योंकि तब आपका एक कॉग्निटिव मैप बन चुका होता है, ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर्स डेवलप हो चुके होते हैं। अगर आप जब तक आप ब्रेन के स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पहले वो काम करवाएंगे तो बच्चे से नहीं होगा। ऐसे उसको और बर्डनाइज करने की जरूरत एंड रिसोर्सेज खराब करने की जरूरत। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों की साइकोलॉजी समझने के लिए इसको अच्छे तरीके से अगर देखें तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। जी बिल्कुल,
सर पेरेंट्स को आप क्या लास्ट एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए बड़ा एक पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल हो, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश को और अपब्रिंगिंग को जरा बेहतर तरीके से जो है वो स्टार्ट कर सकें? देखिए, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि 3-4 फैक्टर्स आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, उनके साथ कंटिन्यूसली इन टच रहें, उनके पास इन्वॉल्व रहें आप कि बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि जब आप बच्चे को साइड पे कर देते हैं ना, तो बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो कहीं भी जा सकता है जी। वेरी सिंपल। लेकिन ये कि क्योंकि उस टाइम बच्चे को पता नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में की बात याद रखें कि जितने भी एडिक्शंस होती हैं, कोई बंदा 40 साल की उम्र में एडिक्शन स्टार्ट नहीं करता। एडिक्शन इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस वो एज होती है जो हाइपर सजेस्टेड होती है। उस एज में आप बच्चे को हीरो भी बना सकते हैं और बच्चे को जीरो भी बना सकते हैं। अगर वो उस एरिया में चला गया जो एक बैड वे है, उसमें चला गया, तो वो बैड बन जाएगा। अगर आपने उसको अच्छे रास्ते में रखा तो वो अच्छा बन जाएगा, क्योंकि वो एज बहुत क्रिटिकल होती है। जितने भी एडिक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, आप कहीं भी सर्वे कर लें, किसी भी एक एडिक्ट से पूछ लें कि आपने नशा कब शुरू किया था, वो कहेगा बस 14-15 साल की उम्र में किया। सो दिस एज इज रियली लीथल इन दिस मैटर कि इस एज ग्रुप में पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल ना छोड़ें, उनके साथ रहें, उनके साथ एंगेज रहें, हर काम में उनके साथ रहें, ताकि बच्चा कभी आइसोलेटेड फील ना हो। आइसोलेटेड जिस दिन फील हुआ वो साइड पे चला जाएगा। एक तो ये कम्युनिकेशन के हवाले से, दूसरा उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, उसमें क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप न्यूट्रिशन को बैलेंस लेके चलें, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल करें कि बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिव बहुत जरूरी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है, जिसमें उनकी लर्निंग है, उनकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, स्पेशली स्कूल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस है। बहुत सी माएँ आपको कहेंगी बच्चा हमारा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हो सकता है उसके न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। तो आपकी जितनी भी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, फोकस, इसके पीछे एसिटाइलकोलिन होता है। तो आपको ऐसी फूड्स जरूर खानी चाहिए जो एसिटाइलकोलिन को सिंथेसाइज करें। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एग्स हैं, तो एग्स एक बहुत चीपर सोर्स है एसिटाइलकोलिन को सिंथेसाइज करने की। तो क्योंकि एग्स में कोलिन होती हैं, दे आर रियली गुड टू सिंथेसाइज एसिटाइलकोलिन। तो आप अंडों का ज्यादा इस्तेमाल करें। अंडा किसी भी एज ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस कि कोई डॉक्टर उसको किसी वजह से मना करता है। तो अदरवाइज आप पूरी दुनिया में देख लें, कम से कम ये अंडा एक कॉमन होता है ब्रेकफास्ट में। कोई चीज हो ना हो, आप नॉर्वे से लेके आप कहीं अरब तक आप चले जाएं, आपको ब्रेकफास्ट में एग्स मिलते हैं। तो इन चीजों को, और दूसरी कोशिश करें कि बच्चों को सिलेक्टिव ईटर ना बनाएं, कि एक चीज एक एरिया पे ना लगा दें कि जी मैं तो बच्चे को डेली मटन खिलाता हूं। नहीं, ठीक है, मटन बहुत एक्सपेंसिव नहीं, आप उसको खिला रहे हैं, लेकिन ये उसके लिए अच्छा नहीं है। आप उसको फूड वैरायटीज में दें। एक तो इसका बायोलॉजिकल फायदा होगा, दूसरा इससे फायदा ये होगा कि आप बच्चे में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर, उसके बिहेवियर में आप फ्लेक्सिबिलिटी अभी दे रहे हैं थ्रू ईटिंग। तो वो जब बड़ा भी होगा तो अपने बिहेवियर में बड़ा फ्लेक्सिबल होगा और एक अच्छा इंसान बनेगा इंशाल्लाह। और ये बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर हम इन्हें समझ के अपने बच्चों के साथ अभी से इस तरह से स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। इट्स माय ऑनर, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और लर्निंग का बाइस होगा। हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।